नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो दोस्तों पेपर 1 एंड पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट हो उसके रिलेटेड है, यानी कि ये रिसर्च का जो टॉपिक होता है वो पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है। ओके, तो आज का ये जो टॉपिक है वो सभी के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपने अभी तक बहुत कुछ रिसर्च में पढ़ा है। आज हम देखने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये टॉपिक, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम देखने वाले हैं आज हाइपोथेसिस के बारे में, जो सभी को उसमें ही उलझने होती है हाइपोथेसिस में। तो चलिए दोस्तों, आज हाइपोथेसिस के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उदाहरण के साथ पढ़ने वाले। ओके, तो उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए मेरे साथ। आज क्वेश्चन के साथ कराने वाली हूँ, तो आपको ये भी पता चलने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि प्राक कल्पना, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, उस हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। ओके, सबसे पहले हम देखने वाले हैं हाइपोथेसिस का मतलब। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है देख लेते हैं। पहले उसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा के बाद हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस आखिर है क्या। तो मैक्यूगन नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन को प्राक कल्पना कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने जब चर के बारे में, यानी चर को हम वो क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बताया, तब मैंने आपको बोला था कोई भी समस्या कथन है, उन समस्या कथन में कम से कम 2 वेरिएबल तो होते हैं। ओके, एक वेरिएबल आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, अनाश्रित वेरिएबल, यानी कि अनाश्रित चर, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, तो आश्रित चर बोलते हैं। ओके, तो इतना मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी रिसर्च जो होता है वो रिसर्च में कम से कम 2 वेरिएबल होते हैं। अगर 2 से कम वेरिएबल जो होता है तो वहाँ पर कोई भी रिसर्च नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर भी प्राक कल्पना जो हाइपोथेसिस है, इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आपको इसी को इंग्लिश नाम को ही याद रखना है, हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। ओके, तो हाइपोथेसिस को क्या कहेंगे, तो 2 या 2 से जो अधिक चर हैं उन चरों के बीच संभावित संबंध के बारे में। देखिए, यहाँ पर उल्लेखित किया गया संभावित संबंध, यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि ये दोनों चरों के बीच क्या संबंध है, वो हमें पता नहीं होता है। कब पता चलेगा, जब आप अपना जो रिसर्च है वो कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है। तो ये तो हम जब उसकी जांच करेंगे तभी हमें पता चलेगा, है ना। तो ये क्या है, ये संभावित संबंध के बारे में बता रहे हैं। अगर मैं बोल दूँ कि बालक एवं बालिका, ओके, चलिए मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि समूह ए समूह बी से बुद्धि में ज़्यादा श्रेष्ठ है। ओके, ये मैंने एक प्राक कल्पना, यानी कि मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली। पहले तो मैं सबसे पहले बना देती हूँ एक, यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। सबसे पहले मैं ये बनाती हूँ कि मेरा टाइटल में बना देती हूँ कि टाइटल के आधार पर ही मैं जो हमारे हेतु होते हैं, उद्देश्य बनते हैं, उन उद्देश्यों के आधार पर तो हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। सबसे पहले एक बात मैं बताना भूल गई आपको, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम मिलेगी,
प्रॉब्लम के बाद आप क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम के बाद मैंने आपको बताया था रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ओके, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो मैं उसे RRL के नाम से लिख देती हूँ। RRL का मतलब है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि उसे हिंदी में बोला जाए तो संबंधित साहित्य की समीक्षा। तो हम जब भी हमें प्रॉब्लम मिल जाती है, हमें पता चलता है कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, कहीं लाइब्रेरी में जाएंगे या फिर नेट पर कुछ भी साइट पर हम देखेंगे और ढूंढेंगे, कोई पुस्तक पढ़ेंगे, कोई उसके आधार पर कोई भी जर्नल पढ़ेंगे और उसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि ये जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है उसके आधार पर हम अपनी समस्या में पहले कौन कौन सी रिसर्च हो चुके हैं उसके बारे में देखेंगे और उसका जो कंक्लूज़न निकला है, उन कंक्लूज़न और उन लोगों ने जो भी आगे के रिसर्चर है उन्होंने जो भी सूचनाएं हमें उनके रिसर्च में दी हुई है उसको हम क्या करेंगे, संदर्भ बना के अपना कोई नया सा टॉपिक बनाने वाले हैं, ओके। तो इसके लिए आपको जब भी समस्या मिलती है तो उसके बाद आपको रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ना होगा, उसकी जो संबंधित साहित्य है उसका क्या करना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी, ओके। अब जब आप संबंधित साहित्य की समीक्षा करते हैं उसके बाद तो आपको पता चलेगा कि मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो समस्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड मुझे ये परिणाम मिलेगी। आगे वाले ने जिस तरीके से अपना रिसर्च किया है उसे जो भी परिणाम मिला है, जो भी उससे निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन निकला है, उसी के आधार पर आप क्या करेंगे, अपनी हाइपोथेसिस को बनाएंगे, यानी कि नए से बनाना है, ओके, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो जब आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बाद अपनी हाइपोथेसिस तैयार करते हैं तो हाइपोथेसिस के लिए देखिए यहाँ पर संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने अपनी हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस बनाकर आप क्या करेंगे, दो चर हैं, उससे ज़्यादा जो चर हैं उनके बीच क्या संबंध है उसको आप क्या करेंगे, उसके बारे में एक जांचनीय कथन बनाएंगे, ओके। यहाँ पर मान लीजिए आपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में देखा कि समूह ए, मान लीजिए समूह ए समूह बी से बुद्धि में श्रेष्ठ है, ओके। ये आपको देखने को मिला। कहाँ पर देखने को मिला, तो आपको देखने को मिला संबंधित जो साहित्य की समीक्षा आपने की वहाँ से आपको ये हाइपोथेसिस देखने को मिली। अब आप क्या करेंगे, तो उसके बारे में आप जांच करेंगे कि क्या ये सही होगी या गलत होगी, ओके। तो ये जो चरों के बीच ये दोनों चर है, उन दोनों चरों के बीच में जो भी संबंध बनाया गया है, समूह ए समूह बी का बुद्धि से जो भी संबंध, समूह ए और समूह बी दोनों एक ही है, ओके, एक ही वेरिएबल है। दोनों कैसे वेरिएबल होंगे, एक ही वेरिएबल होंगे, ओके। और ये जो बुद्धि है वो हमारा दूसरा चर होगा, ओके। तो यहाँ पर ये पहला चर है, यहाँ पर ये दूसरा चर है। तो ये दोनों चरों के बारे में पहले से कोई जांचनीय आपको एक कथन किया जाएगा, यानी कि आनुमानिक कथन किया जाएगा। आपने आनुमानिक कथन इसके आधार पर किया। देखिए अब आप कहेंगे कैसे मैम आनुमानिक हो गया, आगे वाले ने बनाया तो ये तो सही है ना। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो आपने डाटा लिया 2018 की जो थीसिस है, मान लीजिए किसी रिसर्चर है उसकी थीसिस से आपने डाटा लिया। अब उसने जो रिसर्च किया वो किया 2018 में उन्होंने कंप्लीट किया अपना रिसर्च, ओके। उन्होंने ये थीसिस तब बनाई। अब वहाँ पर उनको जो भी उनको कंक्लूजन निकला उनका, ये उन्होंने यहाँ पर बताया। अब मान लीजिए 2018 में जो स्थिति थी, क्या वो 2021 में वो स्थिति बनी रहेगी? क्या बनी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं बनी रहेगी, है ना। जो चलिए मान लीजिए
कि 20 साल पहले की बात कीजिए तो 2001 में कितने लोगों के पास मोबाइल था। अब मान लीजिए वहाँ पर उस टाइम पर किसी रिसर्चर ने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि मोबाइल के कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिल रही है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही। तो ये 2001 की जो रिसर्च था ना, तो उस टाइम पे नहीं थी इफ़ेक्ट इतनी, लेकिन अब हम आ चुके हैं 2021 में आ चुके हैं। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि अभी के समय में कोई भी इंसान है मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। अगर किसी का मोबाइल घर पर भी छूट गया ना, तो उसका जो माइंड होता है, उसका माइंड मोबाइल में ही चला जाता है। बॉडी भले ही वो किसी और के पास प्रेजेंट हो उसकी बॉडी, लेकिन माइंड उसका वहाँ पर एब्सेंट रहेगा। उसका माइंड कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो घर पे फ़ोन भूल गए ना वहाँ पर ही प्रेजेंट होगा। ओके, और पूरे दिन उसको यही ख्याल आएंगे कि यार मेरा मोबाइल घर पर रह गया, लेकर आया होता तो अच्छा होता, ऐसा वैसा, किसी का मैसेज आया होगा, किसी का कॉल आया होगा, भले ना कुछ ही ना हो फिर भी हमारा माइंड वहाँ पर रहता है, तो उसकी इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर पड़ गई है ना। बॉडी प्रेजेंट हुए होते भी हमारा माइंड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं बन पाता है। तो क्या ये कंक्लूज़न अभी के समय में यहाँ पर राइट हो पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आपने यहाँ की जो हाइपोथेसिस ली है, तो क्या वो हाइपोथेसिस यहाँ पर सही हो पाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप जो भी हाइपोथेसिस बनाते हैं उसे हम पूर्व कथन यानी कि पहले से किया हुआ कथन कहते हैं। ओके, फिर आप इसी हाइपोथेसिस को जब अपना रिसर्च कंप्लीट करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस की, और उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा तब जाकर आप कहेंगे कि हाँ ये हाइपोथेसिस सही थी या गलत थी। ओके, तो ये जांचनी हो गई। आपने क्या किया, पहले की जो हाइपोथेसिस से थीसिस थी उसका आपने क्या किया, उसका आपने जांच की, उसकी आपने परीक्षण किया, और उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वही सही होता है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में कथन दिए जाए, 4-5 कथन दिए जाए और इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक चरों के बीच क्या होता है, संभावित संबंध फिक्स नहीं है। ओके, अभी कंप्लीट संबंध हमारा क्या है, रिजल्ट कंप्लीट नहीं निकला है। उसका जब आप टेस्टिंग करेंगे, आपको जब निष्कर्ष मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि ये संबंध है या नहीं है। ओके, तो संभावित संबंध होता है, आनुमानिक होता है, पहले से आप धारणा कर लेते हो। ओके, तो संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन को हम क्या कहते हैं, प्राकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस को हम जांच करते हैं। ओके, हाइपोथेसिस की जांच करते हैं और वो जांच करने के बाद हम कोई कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। उसके बाद देखते हैं ये जो परिभाषा दी है वो कर्लिंगर ने दी है। तो चले देखते हैं कर्लिंगर की भाषा में उन्होंने क्या परिभाषा दी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, कर्लिंगर ने कहा 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंधों के आनुमानिक कथन को प्राकल्पना कहा जाता है। मैंने बताया अभी आपको, आनुमानिक होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है। किसी भी चीज़ का आप जांच किए बिना उसके बारे में कुछ भी बोल तो नहीं सकते ना। विज्ञान तो यही कहता है ना कि पहले उसकी जांच करो, फिर जांच के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है उसी को आप एक्सेप्ट करो, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। प्राकल्पना को हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में अभिव्यक्ति किया जाता है और वे चरों से चरों के बीच में सामान्य या विशिष्ट संबंध बदलाते। देखिए, अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया, घोषणात्मक वाक्य। तो घोषणात्मक वाक्य को क्या कहेंगे हम, तो घोषणात्मक वाक्य का मतलब होता है कि स्पष्ट भाषा में उसे व्यक्त किया होना चाहिए। यानी कि आपकी जो भी हाइपोथेसिस है, जो पूर्व कथन है, वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ओके, वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि सामने वाला जब आपकी हाइपोथेसिस को देखे तो उसे पता चलना चाहिए कि यह हाइपोथेसिस क्या कहना चाहती है। ओके, अगर आप घोषणात्मक वाक्य में नहीं लिखेंगे और उसे कुछ अलग अंदाज से लिखेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये हाइपोथेसिस क्या कहना चाहती है। ओके, तो जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाए या फिर आप खुद रिसर्च जब करने जाओ, तब आपकी जो भी हाइपोथेसिस आपको बनानी होती है, तब आपको क्या करना होगा, आपको उसे घोषणात्मक वाक्य में
स्पष्ट करना होगा, ओके, यानी कि अभिव्यक्त करना होगा। और यहाँ पर दूसरा वाक्य चरों से चरों के बीच में सामान्य या विशिष्ट संबंध बतलाती है। देखिए, जो हाइपोथेसिस होती है वो दो चरों के बीच सामान्य संबंध है या फिर कोई विशिष्ट संबंध है उसको ये बतलाती है, ओके। तो ये थी हमारी हाइपोथेसिस की परिभाषा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं शोध समस्या तथा प्राक कल्पनाओं में अंतर। अब देखिए, शोध समस्या क्या है और प्राक कल्पना क्या है। अब आप कहेंगे शोध कल्पना में भी मैम ऐसा ही था, है ना, तो इसी तरीके वहाँ पर भी हमें समस्या कथन बनाना था, तो ये प्राक कल्पना और दोनों में क्या अंतर है, तो उनके बीच का जो डिफरेंट है उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्राक कल्पना एक जांचनीय कथन है। देखिए, प्राक कल्पना क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जांचनीय कथन यानी कि उसे उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा, आपको उसका परीक्षण करना होगा, ओके। जबकि शोध समस्या अपने आप में जांचनीय नहीं होती। शोध समस्या होती है उसे हम जांच नहीं करते। जांच हम किसकी करते हैं, जांच हम हाइपोथेसिस की करते हैं। किसकी करते हैं, हाइपोथेसिस की। किसी अनुभवी विधियों के द्वारा जांचनी होती है। अब देखिए, जो शोध समस्या है उसे अगर हमें जांचना है तो हम कोई विधियों के द्वारा, हम जो मेथड्स होती है उन मेथड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं, ओके। यानी कि शोध समस्या होती है वो अपने आप में जांचनीय नहीं होती है, जबकि प्राक कल्पना होती है वो अपने आप में जांचनीय होती है, ओके। ये बात आपको याद रखनी है। प्राक कल्पना की अभिव्यक्ति घोषणात्मक वाक्य में होती है। देखिए, मैंने अभी बताया कि वो घोषणात्मक रूप में होती है, यानी कि स्पष्ट रूप में होती है। उसे देखते ही हमें पता चलता है कि ये प्राक कल्पना क्या कहना चाहती है, यानी कि हाइपोथेसिस क्या कहना चाहती है। जबकि शोध समस्या की अभिव्यक्ति प्रश्नात्मक वाक्य में होती है। मैंने आपको बताया था ना आगे, जब हमने शोध समस्या की परिभाषा और उसके बारे में जब देखा था तब मैंने बताया था, आपको कहा था कि जो शोध समस्या होती है वो प्रश्नात्मक वाक्य में होती है, ओके। प्राक कल्पना द्वारा दो चरों के बीच के संबंधों की समस्या के संभावित हल का संकेत मिलता है। देखिए, प्राक कल्पना के द्वारा हमें क्या मिलता है, तो संभावित हल का हमें संकेत मिलता है, ओके, उसका क्लू मिलता है हमें। वो भी क्लू क्या कहाँ से मिलता है, तो क्लू हमें मिलता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के आधार पर मिलता है, ओके। यानी कि संबंधित साहित्य समीक्षा के आधार पर हमें थोड़ा सा क्लू मिलता है कि इस तरीके का रिजल्ट हमें मिल सकता है, ओके। तो इस तरीके से संभावित हल का हमें क्लू मिलता है, ओके। जबकि शोध समस्या में दो चरों के बीच के संबंधों के मुख्य समस्या के बारे में पता चलता है। देखिए, शोध समस्या में क्या मिलता है, हमें दो चरों के बीच में क्या समस्या है उसके बारे में हमें पता चलता है, यानी कि मुख्य समस्या क्या है उसके बारे में हमें शोध समस्या में पता चलता है। प्राक कल्पना का निर्माण संबंधित साहित्य की समीक्षा के आधार पर किया जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको आगे बताया कि प्राक कल्पना का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइपोथेसिस का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है, तो हाइपोथेसिस का निर्माण आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर यानी कि संबंधित साहित्य की समीक्षा के आधार पर किया जाता है। देखिए, बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको कोई भी जो टॉपिक है उसे समझने में आसानी हो, ओके, उसे समझने में दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, एक उत्तम प्राक कल्पना की विशेषताएं यानी कि हाइपोथेसिस की विशेषता के बारे में देख लेते हैं। तो प्राक कल्पना कैसी होनी चाहिए, जांचनीय होनी चाहिए। अध्ययन किए जाने वाले क्षेत्र की अन्य प्राक कल्पनाओं का बनाई गई प्राक कल्पना के साथ तालमेल होना चाहिए, ओके। देखिए, आप जो भी अध्ययन करने वाले, जो भी समस्या का अध्ययन करने वाले हैं, उन अध्ययन के जो क्षेत्र हैं उनकी जो अन्य आप प्राक कल्पना बनाएंगे, यानी कि आप एक प्राक कल्पना नहीं बनाएंगे, आप हाइपोथेसिस एक ही हेतु के आधार पर आपकी 3, 4 या 5 जितने वेरिएबल आपके हैं उन वेरिएबल्स के आधार पर आपकी क्या बनेगी, हाइपोथेसिस बनेगी, ओके। तो उन जो भी आप जो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं उनका संबंध, उसका तालमेल जो आपने मेन प्राक कल्पना बनाई है उसके साथ होना चाहिए, ओके। प्राक कल्पना को मितव्ययी होना चाहिए, यानी कि प्राक कल्पना स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, ओके। उसके बाद
प्राग कल्पना में तार्किक पूर्णता तथा व्यापकता का गुण होना चाहिए। यानी कि प्राग कल्पना में तार्किक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही प्राग कल्पना हाइपोथेसिस बना लो और उसका कोई मीनिंग ना निकलता हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए और उसको व्यापकता का गुण होना चाहिए, यानी कि वो व्यापक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। वो जो भी हाइपोथेसिस आप बनाते हैं वो आपकी हाइपोथेसिस व्यापक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। प्राग कल्पना को क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांत एवं तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। यानी कि आपकी जो प्राग कल्पना है वो आगे के जो भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए और जो भी तथ्य है उसके साथ संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सिद्धांत उस पर कोई काम ही नहीं कर रहा है, विज्ञान को कोई सिद्धांत काम ही नहीं कर रहा है और आप ऐसे ही प्राग कल्पना बना लो, तो ये बात तो सही नहीं है। ओके, कोई ना कोई जो भी टॉपिक होता है उसमें जो भी समस्या होती है, जो भी आप हेतु उद्देश्य बनाते हैं वो किसी ना किसी सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि बुद्धि के बारे में आपने कोई प्राकल्पना बना ली, मान लीजिए आपने कोई प्राकल्पना ऐसी बना ली कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि बालक एवं बालिका की बुद्धि का अध्ययन। ओके, ये आपकी टाइटल है, यानी कि आपकी समस्या है। तो बालक एवं बालिका की बुद्धि का अध्ययन में आपने एक प्राग कल्पना बनाई कि बालक एवं बालिका की बुद्धि एक समान है। ओके, ये आपने क्या बनाई, ये आपने एक हाइपोथेसिस बनाई। तो यहाँ पर जो बुद्धि के आधार पर आपने जो अध्ययन कर रहे हैं तो बुद्धि का सिद्धांत किसी ने दिया हुआ है। ओके, तो वो क्या हो गई, आपके सिद्धांत के आधारित हो गई। तो सिद्धांत के आधारित सिद्धांत एवं तथ्यों से संबंधित आपकी हाइपोथेसिस होनी चाहिए। ओके, प्राग कल्पना का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, यानी कि जटिल नहीं होना चाहिए। अगर जटिल होता है तो आपको क्या होती है, आपको वहाँ पर जटिल में क्या होता है कि आप उनके पीछे अगर आप जांच भी करते हो उन हाइपोथेसिस का, तो आपके पास टाइम भी आपका ज़्यादा बिगड़ता है, आपके उसके पीछे खर्च भी ज़्यादा होता है। ओके, तो उसे वो रिसर्च करने में बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। ओके, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपका रिसर्च ही पूरा नहीं हो पाता है, ऐसी जटिल हाइपोथेसिस होती तो आपको यहाँ पर उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब क्या होता है, वैसे उसकी परिभाषा, उसका अर्थ जानेंगे तो मितव्ययी का अर्थ होता है कि कम खर्च करना। ओके, तो यहाँ पर हमारी हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए कि जब उसका टेस्टिंग किया जाए तो हमें वो कम खर्च में उसका टेस्टिंग किया जाए और हमारा समय भी वहाँ से बचता होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो हाइपोथेसिस है वो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं प्राग कल्पना को प्राप्य वैज्ञानिक परीक्षणों एवं उपकरणों से संबंधित होना चाहिए। यानी कि आपकी जो भी हाइपोथेसिस है उसका जब आप टेस्टिंग करते हैं तो वैज्ञानिक जो टेस्टिंग होते हैं, उस वैज्ञानिक जो टेस्ट होते हैं उसके द्वारा वो टेस्टिंग होनी चाहिए और जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं वो उस टूल्स के आधार पर आपकी हाइपोथेसिस होनी चाहिए। ओके, प्राग कल्पना को संप्रत्यात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए, ये थी हमारी उत्तम प्राग कल्पना की विशेषताएं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि निम्न में से हाइपोथेसिस की विशेषताएं क्या है, या तो फिर आपको बताएंगे कि हाइपोथेसिस प्राग कल्पना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, या फिर आपको इस तरीके से पूछा जाता है प्राग कल्पना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन गलत है। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इस तरीके से सेंटेंस दिए होंगे और उन सेंटेंस में से आपको सही सेंटेंस को चुनना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं प्राग कल्पना के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम उसके टाइप्स तो बहुत सारे हैं, तो जितना है उतना बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वैसे हम ये नहीं कह सकते कि हाइपोथेसिस के इतने ही प्रकार हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रकार हैं। ओके, लेकिन जितने प्रकार मेरे पास जो भी बुक्स है उनमें दिए गए उन सारे प्रकारों को मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले देखते
ओके। मेनली अगर देखा जाए तो प्राक कल्पना जो हाइपोथेसिस होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो कार्यकारी प्राक कल्पना है, उसके बाद शून्य प्राक कल्पना है, उसके बाद वैकल्पिक प्राक कल्पना है। अब कार्यकारी प्राक कल्पना है उसे हम कहेंगे वर्किंग हाइपोथेसिस। क्या कहेंगे? वर्किंग हाइपोथेसिस। ओके, इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगी। उसके बाद है हमारी शून्य प्राक कल्पना, जिसे हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस। क्या लिखेंगे? नल हाइपोथेसिस। और उसके बाद जो वैकल्पिक प्राक कल्पना है उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, ये तीन जो है वो मेनली है। ओके, इन तीनों के आधार पर ही बाकी के सबके क्या है प्रकार पढ़ते रहते हैं। ओके, यानी कि फिक्स नहीं कह सकते कि हाइपोथेसिस के इतने प्रकार हैं, और कभी ना ही ये जैसे नेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और ना ही कभी कोई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स है, वो उसे आपको अगर ये 3 टाइप्स आप समझ गए तो बाकी के सारे टाइप्स आप ऐसे ही समझ जाओगे। उसके बाद देखते हैं सकारात्मक प्राक कल्पना, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद नकारात्मक, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद है सार्वत्रिक प्राक कल्पना है। उसके बाद है अस्तित्वात्मक प्राक कल्पना। उसके बाद सांख्यिकीय प्राक कल्पना। ये सांख्यिकीय प्राक कल्पना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 3 और ये सांख्यिकीय प्राक कल्पना जिसे हम स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद की जो ये दोनों है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों को हम आज के सेशन में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उसके लिए आपको एक स्पेशल स्टेटिस्टिकल वे से आपको पढ़ना होगा, इसीलिए इसके लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे। कल ही शायद आपको उस वीडियो को आपको लिंक दे देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ तक हमें आज पढ़ना है, जो स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस है वहाँ तक हमें पढ़ना है आज। ओके, चलिए दिशात्मक को हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं, और दिशात्मक को हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके, और जो दिशात्मक है उसे हम कहेंगे वन टेल हाइपोथेसिस, और यहाँ पर अदिशात्मक को हम कहेंगे 2 टेल हाइपोथेसिस। तो ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 3 हाइपोथेसिस होती है, उसमें पहली हमने मैंने आपको बताया ना, मेनली यहाँ पर कार्यकारी प्राक कल्पना, जिससे हम वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, वर्किंग हाइपोथेसिस में क्या होता है, जब आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का उपयोग करते हैं और उनका उपयोग करके आप कोई प्राक कल्पना बनाते हैं, तो सबसे पहले आप कौन सी प्राक कल्पना बनाएंगे? तो सबसे पहले आप हाइपोथेसिस बनाएंगे वर्किंग हाइपोथेसिस। क्या करेंगे? वर्किंग हाइपोथेसिस। अब वर्किंग हाइपोथेसिस के साथ साथ आप नल हाइपोथेसिस भी बनाएंगे। अब ये नल हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कार्यकारी प्राक कल्पना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कार्यकारी प्राक कल्पना का निर्माण किया जाता है, यानी कि हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। ओके, ये जो होती है वो सिद्धांत पर आधारित होती है। ओके, तो ये जो वर्किंग हाइपोथेसिस है वो किस पर आधारित होती है? तो सिद्धांत पर आधारित होती है। अब देखिए, कार्यकारी जो प्राक कल्पना है, जो वर्किंग प्राक कल्पना है, हाइपोथेसिस है, वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। ओके, जब ये सत्य होती है तो आगे की कोई भी हाइपोथेसिस को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये अगर असत्य हो जाए तब जाकर आपको नल हाइपोथेसिस बनानी होती है। ओके, तो आपको ये अगर सत्य है तो नल हाइपोथेसिस की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ये असत्य साबित हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करनी पड़ती है? नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। अब ये दिशात्मक भी होती है और अदिशात्मक भी होती है। दिशात्मक का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि समूह ए समूह बी से बुद्धि में श्रेष्ठ है। ठीक है, समूह ए समूह बी से बुद्धि में कैसी है? श्रेष्ठ है। ओके, तो ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि समूह ए से समूह बी कैसा है?
समूह बी से ज़्यादा यानी कि श्रेष्ठ है। ओके, यहाँ पर आपको कंप्लीट बता दिया गया है। ओके, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि समूह ए तथा समूह बी बुद्धि में एक समान है। देखिए यहाँ पर क्या किया कहा गया, यहाँ पर समूह ए बी से ज़्यादा यानी कि श्रेष्ठ है। ओके, यहाँ पर आपको कंप्लीट बता दिया गया है। ओके, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि समूह ए तथा समूह बी बुद्धि में एक समान है। देखिए यहाँ पर क्या किया कहा गया, यहाँ पर समूह ए जो है बुद्धि में समूह बी से कैसा है, श्रेष्ठ है। यानी कि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए तथा बी समूह बुद्धि में कैसे समान है। तो यानी कि ए जैसा है वैसा ही समूह बी है। ओके, दोनों कैसे इक्वल है। तो इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए समान है तो हमें क्या पता चलेगा कि ए ज़्यादा अच्छा है या बी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। उन दोनों के बीच में हमें अंतर ही नहीं पता चलेगा, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अदिशात्मक यानी कि उसका डायरेक्शनल हमें नहीं दिया हुआ है, यानी कि दिशा नहीं दी हुई है कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है कौन सा नहीं है। ओके, तो ये हमें दिशा नहीं दी हुई है, इसीलिए हम इसे अदिशात्मक कहेंगे। और ये जो है वो हमारी दिशात्मक है, यानी कि हमें कंप्लीट बता दिया गया है कि ए से ए जो है बी से ज़्यादा श्रेष्ठ है। ओके, तो इसे हम दिशात्मक कहेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। आपकी जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है उसका सबसे पहले निर्माण किया जाता है। जब आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस अगर सत्य होती है तो आपको आगे की कोई भी हाइपोथेसिस बनानी नहीं पड़ती है। ओके, लेकिन अगर वर्किंग हाइपोथेसिस आपकी अगर असत्य हो जाती है तब जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, तब जाकर आपको नल हाइपोथेसिस का निर्माण करना पड़ेगा। ओके, तो जो हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस है वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। देखिए ये इसलिए बता रही हूँ, इनमें से ही क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है कि सबसे पहले किस प्राक कल्पना का निर्माण किया जाता है। ओके, शोध में या तो फिर अनुसंधान में सबसे पहले किस प्राक कल्पना का निर्माण किया जाता है। तो आप अपना आंसर आपको पता होगा कि क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा कार्यकारी प्राक कल्पना। ओके, सबसे पहले हम इसी का जो वर्किंग हाइपोथेसिस है उसका निर्माण करेंगे। ओके, अब देखिए कार्यकारी प्राक कल्पना असत्य हो जाएगी तो किसका निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण किया जाता है। तो कार्यकारी प्राक कल्पना जब असत्य हो जाती है तो उसके बाद आप तुरंत नल हाइपोथेसिस को बनाएंगे, यानी कि नल हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो शून्य प्राकल्पना है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्यकारी प्राकल्पना के बिल्कुल विपरीत होती है, यानी कि जो कार्यकारी प्राकल्पना होती है वो हमारी कैसे होती है, पॉजिटिव में होती है ना। तो ये कैसी हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि उसके बिल्कुल विपरीत होती है। ओके, चरों के बीच कोई भी अंतर नहीं है, इस तरह से उल्लेखित की जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपने आगे वर्किंग हाइपोथेसिस में क्या देखा, तो उनमें आपको क्लियरली आपको बताया गया था कि यहाँ आपको ये बताया गया था कि ये समूह ए है जो समूह बी से क्या है, श्रेष्ठ है। ओके, ये बताया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंतर ही नहीं है, यानी कि इक्वल बताता है। यहाँ पर क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, आगे आपने बताया, आपने देखा, आपने कहा, आप कहेंगे कि मैम आगे भी आपने तो यहाँ पर बताया कि यहाँ पर इक्वल हुआ है ना। तो ये पॉजिटिव है। देखिए ये आप यहाँ पर अगर मैं ए कहूँगी, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ। चलिए मानिए ये वाला आप याद रखिए और इसी के आधार पर मैं एक वाक्य लिख देती हूँ। समूह ए तथा समूह बी की बुद्धि में कोई सार्थक तफावत नहीं है। ओके, नहीं है। देखिए
अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, समूह ए तथा समूह बी बुद्धि में एक समान है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। ओके, ये राइट है। तो ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस थी। अब देखिए मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिख दिया, क्या लिखा, समूह ए तथा समूह बी की बुद्धि में कोई सार्थक तफावत नहीं है। तो आप किस तरीके से कह सकोगे, सार्थक तफावत अगर नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, तो दोनों कैसे हुए, दोनों सेम हुए, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। इस तरीके से इसे भी लिख सकते हैं ना। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप कहेंगे मैं तो पॉजिटिव है। ओके, तो ये कौन सी है, ये वर्किंग है। अब देखिए वर्किंग के विपरीत चली जाएगी तो ये पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्सली वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, जो हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव वे में ही होती है। ओके, अब जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, वो नेगेटिव वे में ही होती है। ओके, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव आपको दिखने को मिला नहीं है ना, तो नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव तो कहेंगे, है ना। तो इसका मतलब भी ये हुआ, ए इज इक्वल टू बी हुआ, यहाँ पर भी हमें ये मिला ए इज इक्वल टू बी। ओके, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये पॉजिटिव है और ये कैसे है, नेगेटिव है। इतना इन दोनों के बीच में डिफरेंट हो गया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए चरों के बीच कोई भी अंतर नहीं है, इस तरीके से उल्लेखित की जाती है, यानी कि नहीं है। ये वर्ड अगर आपको कहीं भी मिल जाए और क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी प्राकल्पना है या फिर ये कौन सी हाइपोथेसिस है, तो जहाँ आपको नहीं शब्द मिल जाता है, यानी कि नेगेटिव वे में अगर कोई आपको प्राकल्पना पूछ जाती है, तो आपको आंखें बंद करके बता देना है नल हाइपोथेसिस। क्या बताना है, नल हाइपोथेसिस। ओके, चले आगे देखते हैं। सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस थी। ओके, वो सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। जब वो सत्य होती है तो हमें नल हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर वो असत्य हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें शून्य प्राकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए नल हाइपोथेसिस है वो भी सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। देखिए जब नल हाइपोथेसिस अगर सत्य हो जाती है तो हमें आगे कोई प्राकल्पना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि कोई और हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो कैसी बन जाती है, असत्य हो जाती है ना। तो ये असत्य जब हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, जब नल हाइपोथेसिस भी सत्य ना होकर असत्य बन जाती है, तब लास्ट में हम करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये सत्य भी हो गई और ये असत्य भी हो गई। ओके, अब देखिए अल्टरनेटिव की बात जब आती है, यहाँ पर ही बता देती हूँ, अल्टरनेटिव की जब बात आती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो कभी भी असत्य नहीं होती है, वो कभी भी असत्य नहीं होती है। इसका रीज़न भी बता देती हूँ सॉरी, इसका रीज़न ये है कि देखिए ये सत्य हुई तो आगे कोई प्रोसेस नहीं होती, लेकिन ये असत्य हो जाती है तो हम नल हाइपोथेसिस को बना लेते हैं। ओके, अब नल हाइपोथेसिस में भी ये सत्य हुई तो आगे कोई भी हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये असत्य जब हो जाती है तो हमें अल्टरनेटिव बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, कि कोई ना कोई एक सेंटेंस तो सत्य होना चाहिए ना। देख लीजिए यहाँ पर हम आगे इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होती है वो ऑलवेज सत्य क्यों होती है। ओके, ये लास्ट वाली हमारी हाइपोथेसिस होती है जहाँ पर हमें उसे सत्य ही करना पड़ता है, यानी सत्य हो ही जाती है। ओके, कैसे सत्य होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, आगे आएगा। ओके, चलें यहाँ पर देखते हैं। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि नल हाइपोथेसिस है वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। जब नल हाइपोथेसिस असत्य हो जाती है तब हम जाते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का निर्माण करने। ओके, शोधकर्ता जब कार्यकारी प्राकल्पना बनाता है तो साथ साथ शून्य प्राकल्पना भी बनाता है। ओके, वो जो
क्या है कार्यकारी यानी कि वर्किंग हाइपोथेसिस बनाता है, उसके साथ साथ वो क्या करेगा नल हाइपोथेसिस भी बनाएगा। जो अगर ये जो हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस है वो अगर असत्य हो जाएगी तो शून्य प्राकल्पना का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन ये अगर असत्य हो जाती है तो इसकी जांच करनी आवश्यक बन जाएगी आपके रिसर्च में। ओके, एक काल्पनिक मॉडल माना जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है काल्पनिक मॉडल माना जाता है। जो नल हाइपोथेसिस है उसे काल्पनिक मॉडल माना जाता है, वो वास्तविक रूप से सही नहीं होती है, वो सिर्फ कल्पना की जाती है कि ऐसा कुछ होगा। ओके, यानी कि दोनों के बीच में अंतर नहीं होगा। अब अंतर होगा तो भी हमें रिजल्ट जब मिलेगा, अगर अंतर आपने हाइपोथेसिस तो बनानी है, कोई अंतर नहीं है यानी कि तफावत नहीं है, या तो फिर ए बी से ए समूह बी से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। इस तरीके से आप जब भी हाइपोथेसिस बनाते हैं नहीं है के रूप में बनाएंगे। ओके, अब जब आप उसे जांच करेंगे, जांच के समय आपकी अगर हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस राइट हो जाती है तो आपको आगे कोई भी प्राकल्पना को हाइपोथेसिस को रचना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर असत्य ठहर जाएगी तो आपको दूसरी प्राकल्पना बनानी पड़ेगी, हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। ओके, इसलिए काल्पनिक मॉडल इसे माना जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। आगे हमने एग्जाम्पल क्या देखा, समूह ए समूह बी से बुद्धि में श्रेष्ठ है, तो अब यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, समूह ए तथा समूह बी की बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है, यानी कि दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वैकल्पिक प्राकल्पना, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कब बनती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, जब आप वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं वो सत्य बनती है तो आगे आपको कोई भी प्राकल्पना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये अगर असत्य हो जाएगी, ये अगर क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, आपको बनानी पड़ेगी नल हाइपोथेसिस। ओके, अब देखिए नल हाइपोथेसिस अगर आपकी सही हो जाती है तो आपको आगे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नल हाइपोथेसिस भी अगर गलत हो गई यानी कि असत्य बन जाती है तब जाकर आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ऑलवेज सत्य ही होगी। ओके, ये कैसी होगी, ऑलवेज सत्य ही होगी, उसमें असत्य नहीं आता है। क्यों नहीं आता, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते, मनुष्य मरणशील है। ओके, ये विधान सही है या गलत है, आप खुद सोचिए। अगर कोई भी मनुष्य ऐसा आपने देखा जो मरणशील नहीं है, जिसकी मृत्यु ना हुई हो, किसी ने भी नहीं देखा है ना, तो हम सब कहते हैं कि मनुष्य मरणशील है, जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। ओके, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, तो मनुष्य मरणशील है, इस बात को हम असत्य नहीं ठहरा सकते। क्यों, क्योंकि ये सत्य है ना, वास्तविकता है। मान लीजिए सूर्य है वो पूरब से निकलता है, ये एक सत्य है या गलत है, तो आप कहेंगे मैम सत्य है। तो अगर सूर्य पूरब से ही निकलता है वो सत्य है, तो उसे हम असत्य कैसे ठहरा सकते हैं, है ना, तो वो ऑलवेज के लिए कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ऐसा तो कभी होता नहीं कि चलिए कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों तक सूर्य पूरब से निकलता है और उसके बाद वो पश्चिम से निकलने लगेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई मनुष्य है वो मृत्यु हो जाती, किसी की हो जाती और किसी अजर अमर हो जाते, ऐसा तो है नहीं कोई अजर अमर हो गया हो, हमने तो नहीं देखा ना। अगर बातें हमारी जो लोक कथाएं कही जाती होगी, लेकिन हमने तो नहीं देखा ना कि कोई मनुष्य अगर आजीवन के लिए वो मरता ही ना हो, है ना। तो मनुष्य मरणशील है, एक सत्य है। ओके, तो उसे हम असत्य कोई भी जांच कर लीजिए, लेकिन वो असत्य नहीं होगा। ओके, जिस तरीके से सूरज जो है पूरब से निकलता है उसे हम ठुकरा नहीं सकते, उसे हम असत्य नहीं कह सकते। ओके, तो जब ये वैकल्पिक प्राकल्पना है जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, बिल्कुल सेम वैसे ही। ओके, यानी कि ये जो कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ सत्य होती है। मैंने आपको बताया ना, मैं
आपको बताऊंगी किस तरीके से सत्य होंगे। अभी भी हम देखेंगे वर्किंग हाइपोथेसिस से लेकर नल हाइपोथेसिस तक का सफ़र आगे देखेंगे लास्ट टाइम, तब आपको पता चलेगा कि वैकल्पिक प्राकल्पना किस तरीके से सत्य होती है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, समूह ए समूह बी समूह ए से बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले वर्किंग हाइपोथेसिस बनाई, तब हमने क्या कहा था, समूह ए समूह बी से बुद्धि में क्या है, श्रेष्ठ है। देखिए ये हमने बनाई थी कि नहीं बनाई थी, बनाई थी ना, यही तो बनाई थी हमने, है ना। वर्किंग हाइपोथेसिस हमारी यही तो थी कि समूह ए समूह बी से बुद्धि में श्रेष्ठ है। ओके, बुद्धि में श्रेष्ठ है। ओके, यहाँ पर में आएगा। ओके, तो हमने क्या किया, दूसरी हमने नल हाइपोथेसिस क्या बनाई थी, याद कीजिए। अब तो हमने बनाई थी समूह ए तथा समूह बी में, समूह ए तथा समूह बी में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा, है ना, कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। ओके, यही तो बनाई थी ना आपने, तो ये हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस हो गई। अब देखिए ये वर्किंग हाइपोथेसिस है वो क्या है, समूह ए समूह बी से बुद्धि में कैसी है, श्रेष्ठ है। अगर सत्य होती है तो हमें नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव तक तो पहुंचना नहीं है, है ना। तो लेकिन ये गलत हो गई, यानी कि समूह ए समूह बी से बुद्धि में श्रेष्ठ है, ये असत्य हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, या तो फिर ऐसा होगा कि समूह ए और समूह बी दोनों सेम होंगे, या तो फिर समूह ए समूह बी से कैसा होगा, बुद्धि में कम होगा। ओके, यही तो मतलब निकलता है ना, तो इसका मतलब यही होता है ना। तो अगर ये असत्य हो गई तभी जाकर हमने नल हाइपोथेसिस बनाई। नल हाइपोथेसिस हमने क्या बना दी कि समूह ए तथा समूह बी में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर दोनों को देखिए, यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए ग्रेटर देन बी। ओके, उसके बाद हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, है ना। ये नल हाइपोथेसिस है हमारी, ये वर्किंग हाइपोथेसिस है। अब देखिए ये भी असत्य हो गई, ये भी असत्य हो गई, तब जाकर हम अल्टरनेटिव बनाते हैं। तब इसका मतलब क्या होगा, ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो अब आप ही मैथमेटिक्स की आधार पर आप भी कह सकते हैं कि मैम ये ऐसा हो गया है, ये बी से ए जो समूह ए है वो समूह बी से श्रेष्ठ है, वो गलत हो गया है। फिर समूह ए और समूह बी दोनों इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी जो समूह बी है वो समूह ए से कैसा होगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस तरीके का था, तो यहाँ पर लास्ट में इस तरीके का ही तो आएगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, है ना। तो इसीलिए ये जो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो ऑलवेज के लिए क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। ओके, वो आपके रिसर्च में वो क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये क्यों बताया कि वो सिर्फ सत्य होती है, तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे की प्राकल्पना के बारे में देखते हैं। ये 3 जो है ना वो मेनली है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अभी मुझे एक क्वेश्चन बताना था, वो रह गया, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ। अगर आप नोट बना रहे तो क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। हम जो टेलीग्राम में क्विज सेशन करते हैं ना, वहाँ पर भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ओके, तो हम बता रहे हैं कि शून्य एक कैसे, हाँ ओके, चलिए शोध की, आप भी लिखिएगा, शोध की प्रक्रिया में किस प्रकार के प्राकल्पना के परीक्षण की आवश्यकता रही होती है।
ओके। परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए ये क्वेश्चन होती है। चलिए ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लेंगे, आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी जो 3 मैंने आपको हाइपोथेसिस बनाई है उनमें से कौन सी प्राकल्पना ऐसी है जिसमें परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो मैंने आपको अभी बताया था मनुष्य मरणशील है, ये सत्य है। अगर जो चीज़ सत्य है, जो चीज़ सही है, उसे जांचने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। जो चीज़ सही है, सूर्य पूरब से निकलता है, वो सही है, तो उसे जांचने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही तो है कि शोध की प्रक्रिया में किस प्रकार की प्राकल्पना के परीक्षण की प्राकल्पना में परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो वैकल्पिक प्राकल्पना होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, उसमें हमें परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जब हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस असत्य हो जाती है, उसके बाद हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, वो भी असत्य हो जाती है, तब जाकर लास्ट में हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो ऑलवेज राइट हो जाती है। ओके, यानी कि सत्य हो जाती है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाए, ये मैंने घुमाकर आपको पूछा है, वैसे वास्तव में यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता गया है, यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और वहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि शोध की प्रक्रिया में किस प्रकार की प्राकल्पना में परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो आप खुद सोचिए कि कौन सी जो हाइपोथेसिस है वहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। तो जिसकी असत्य होने की संभावना होती है वही तो हम परीक्षण करेंगे ना। जो ऑलवेज सत्य है उसे तो हम परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि वर्किंग हाइपोथेसिस है वो सत्य भी होती है, असत्य भी होती है। तो ये कैसे पता चलेगा, आपने वर्किंग हाइपोथेसिस तो बना ली, अब ये सत्य है या असत्य है, जब उसका परीक्षण करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये सत्य थी या फिर असत्य थी। उसके बाद नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो नल हाइपोथेसिस में भी आप सत्य है असत्य है ये उसकी जांच करेंगे तब जाकर पता चलेगा ना। तो जब ये दोनों की जांच हो जाती है तब जाकर ये अगर दोनों ही गलत हो जाती है, यानी कि पहले वाली गलत होगी तो दूसरा वाली बनेगी, दूसरे वाली गलत होगी तो तब जाकर हमारी क्या बनेगी, अल्टरनेटिव बनेगी, इसीलिए वो सत्य हो जाती है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि शोध की प्रक्रिया में किस प्रकार की प्राकल्पना में परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा वर्किंग हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं सकारात्मक प्राकल्पना और नकारात्मक प्राकल्पना। ये जो है वो वाक्य के आधारित होता है, वाक्य के सेंटेंस के आधार पर ये क्या होता है, उसके अप्रोच के आधार पर ये सकारात्मक और नकारात्मक होता है। अगर पॉजिटिव वे में है तो उसे हम पॉजिटिव हाइपोथेसिस कहेंगे, और नेगेटिव वे में है तो उसे हम नेगेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। जिस तरीके से हमने वर्किंग हाइपोथेसिस बनाई है, तो वर्किंग हाइपोथेसिस में क्या होता है वो हम पॉजिटिव वे में लिखते हैं ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वर्किंग हाइपोथेसिस भी कह सकेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इसे रखेंगे। ओके, जो नकारात्मक प्राकल्पना है वो उसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम नल हाइपोथेसिस के वे से देख सकते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर नहीं है वर्ड का यूज़ होता है और यहाँ पर सिर्फ है। ओके, यानी कि है समूह ए तथा समूह बी समान है, या तो फिर समूह ए से समूह बी श्रेष्ठ है, या फिर समूह बी समूह ए से श्रेष्ठ है। तो इस तरीके की जो भी हाइपोथेसिस बनेगी वो हमारी सकारात्मक हाइपोथेसिस यानी कि पॉजिटिव हाइपोथेसिस होगी। जबकि नकारात्मक में क्या होगा कि समूह ए और समूह बी समान नहीं है, या फिर समूह ए से समूह बी की बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है, समूह बी की बुद्धि समूह ए की बुद्धि से श्रेष्ठ नहीं है। इस तरीके से नहीं है जहाँ पर आपको मिलेगा वो हमारी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव हाइपोथेसिस बनेगी। ओके, तो बस यही वाक्य के आधारित ये दोनों होती है। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखते हैं सार्वत्रिक प्राक कल्पना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें निहित चरों के सभी तरह के मानों के बीच के संबंध को हर परिस्थिति में हर समय बनाए रखता है। यानी कि आपने कोई हाइपोथेसिस बनाई और उसका जो टेस्टिंग किया, उसका जो रिज़ल्ट निकला, वो रिज़ल्ट किसी एक पर्सन को लागू नहीं होता है, लेकिन जितना भी हमारा निदर्श होता है उन सभी को लागू होता है, यानी कि सर्वत्र लागू किया जाता है। इसमें बतलाया गया संबंध हर परिस्थिति में हर समय प्रत्येक मानव पर लागू होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी संबंध बतलाया जाता है वो हर मनुष्य को, हर मानव को लागू होता है। ओके, सार्वत्रिकरण प्राक कल्पना की सीमा कैसी होती है? बंधी हुई होती है। ओके, इसकी जो सीमा होती है वो बंधी हुई होती है। एग्जाम्पल के रूप में मानव की सीखने की प्रक्रिया पुरस्कार तथा प्रशंसा द्वारा तेजी से होती है। ये जो सेंटेंस है उसके द्वारा अगर आप कहेंगे, जो भी उसके आगे जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी शोध हुए, जो भी सिद्धांत बने, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो हमें ये देखने को मिला है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अगर बच्चों को पुरस्कार या प्रशंसा दी जाती है तो उसकी सीखने की प्रक्रिया कैसे हो जाती है? तेज़ी से होती है। ओके, तो ये क्या हो गई? ये एक ऐसी हाइपोथेसिस थी जो सर्व मानव पर यानी कि प्रत्येक मानव पर लागू होती है। ओके, अब देखते हैं अस्तित्वात्मक प्राक कल्पना के बारे में। तो अस्तित्वात्मक प्राक कल्पना क्या है कि सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से सही होती है। ये क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कम से कम देखिए मिनिमम एक पर्सन पर तो ये सही होती ही है। ओके, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? अस्तित्वात्मक प्राक कल्पना। लेकिन ये किसी एक पर्सन ऊपर अगर सही होती है, कम से कम एक पर्सन पर जब ये सही होती है तो सभी लोगों पर हम उसे लागू नहीं करते। मान लीजिए कि वर्ग में कम से कम एक छात्र ऐसा होता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया दंड देने से तेजी से होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए कक्षा में 99% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पुरस्कार और हम प्रशंसा करते हैं तो उसकी सीखने की गति कैसी होती है? बढ़ जाती है। लेकिन एक बच्चा क्लास में ऐसा है कि जिसे दंड देते हैं तभी वो क्या होता है? तभी वो उसे दंड दिया जाता है, तब जाकर वो उसकी सीखने की गति ज़्यादा होती है। ओके, तो ये जो एक बच्चे पर अगर दंड देने के कारण उसकी सीखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है तो हम इसे हम सर्व पर यहाँ 99% पर लागू नहीं कर सकते। ओके, ये 99% वाले जो सीखने की गति में उसे पुरस्कार या प्रशंसा देने से उनकी सीखने की गति अगर बढ़ गई है तो इसे हम सर्व पर सभी पर लागू कर देते, लेकिन 1% वाले को हम लागू नहीं कर सकते। ओके, ये सबके लिए नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से हम अस्तित्वात्मक प्राकल्पना कहते हैं। लेकिन जांच के बाद यदि ये साबित होता है तो उसका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। देखिए मैंने अभी बताया ना आपको कि 1% पर अगर ये सही हो जाती है प्राकल्पना तो हम 99% पर इसे लागू नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन 99% पर जो सही होता है वो हम 100% पर लागू कर सकते हैं। ओके, यही ये अस्तित्वात्मक प्राकल्पना है। उसके बाद देखते अब चलिए दोस्तों देखते हैं स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस के बारे में। तो सांख्यिकीय प्राकल्पना क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ये जो प्राकल्पना होती है वो कार्यकारी शून्य और वैकल्पिक प्राकल्पना पर आधारित होती है, यानी कि वर्किंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर आधारित होती है। ओके, चले ये जो सांख्यिकीय प्राकल्पना है, स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, उसमें यहाँ पर ये जो तीनों हाइपोथेसिस है उसको कुछ संकेत में लिखा जाता है। तो देखिए वर्किंग हाइपोथेसिस के लिए हम लिखते हैं एच। क्या लिखते हैं? एच। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस के लिए लिखते हैं H0, ये उसका संकेत है। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके लिए संकेत में लिखा जाता है H1। ओके, ये स्टेटिस्टिकल वे में हम लिख रहे हैं। ओके, अब देखिए इसी प्राकल्पना को ये हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, हमने आगे से देखते देखते आ रहे हैं। तो देखिए वर्किंग हाइपोथेसिस जो हमारी है उसे हमने बनाया था, क्या बनाया था? समूह ए समूह बी से बुद्धि में क्या है? श्रेष्ठ है। तो इसे हमें स्टेटिस्टिकल वे में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे? तो समूह ए, ये हमने ये लिख दिया,
चलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, ओके। थोड़ा सा यहाँ से मैं हटा देती हूँ, ओके। चलिए ये हमारी एच, ओके, ये हमारी एच वो हमारा हाइपोथेसिस का संकेत है, ओके, स्टैटिस्टिकल व्यू में। अब देखिए इसे हमें लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। तो ए है वो बुद्धि में बी से कैसा है, श्रेष्ठ है, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए को बढ़ाएंगे ना, श्रेष्ठ है तो उसे बढ़ाएंगे, तो ए ग्रेटर देन बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, ओके। चलिए अब इसी तरीके से दूसरे वे में अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ओके। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ओके। तो ये दोनों वे में हम इसे लिख सकते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस को, ओके, स्टैटिस्टिकल वे में। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पर H0 लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, समूह ए तथा समूह बी की बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है, यानी कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं, यानी कि दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, ओके। जब दोनों बराबर हैं तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी लिखेंगे, है ना। अब दूसरे वे में अगर लिखना है तो हम क्या कहेंगे, देखिए 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों समान है ना, समान है तभी तो जाकर 0 मिल रहा है आंसर हमें। तो यहाँ पर अगर हमें लिखना हो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, a माइनस बी, यहाँ पर माइनस किया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के आधार पर, ओके। ये हमारी जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बनी किसके आधार पर, वर्किंग हाइपोथेसिस के आधार पर, ओके। चलिए अब लास्ट वाली देखते हैं, नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो चलिए इसे किस तरीके से लिखा जाता है, देखिए इसे H1 के नाम से लिखा जाता है। अब देखिए समूह बी समूह ए से बुद्धि में श्रेष्ठ है, कैसे हो गया, ये गलत था, है ना। समूह ए समूह बी से बुद्धि में श्रेष्ठ था, वो गलत हो गया, तो फिर हमने दूसरी बना ली नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमने क्या बनाई, दोनों समान है। अब ये भी हमारी गलत हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब बी को ही तो ज़्यादा बनाना होगा, है ना, तभी ए अगर ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है तो बी तो होने ही वाला है ना। तो यहाँ पर हमने बना ली समूह बी समूह ए से बुद्धि में क्या है, श्रेष्ठ है। तो हमारे यहाँ पर अगर स्टैटिस्टिकल वे से लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, बी ग्रेटर देन ए, ओके, यानी कि बी ए से क्या है, श्रेष्ठ है बुद्धि में, ओके। इसी को हम दूसरे वे में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, यानी कि बी ए के समान भी नहीं है ना। तो इस तरीके से हम इसे स्टैटिस्टिकल व्यू में हाइपोथेसिस को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टैटिस्टिकल वे से जब ये हाइपोथेसिस बनती है तब यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस तरीके का आता है पता है, हमारे यहाँ गुजरात में सेट की एग्ज़ाम ली जाती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं सब्जेक्ट में, क्या सब्जेक्ट में आए हुए हैं, तो क्या क्वेश्चन आए हुए थे, तो इस तरीके के आपको सिंबलिंग करके स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को लिख देते हैं इस तरीके से, और पूछा जाता है ये कौन सी हाइपोथेसिस है। चलिए अब इसे समझे होंगे तो पता चलेगा, समझे ही नहीं होंगे तो कैसे आंसर देंगे, है ना। तो आपको इसे समझने की ज़रूरत है, अच्छे से समझिएगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, ओके। अभी हमारी हाइपोथेसिस बाकी है, नल हाइपोथेसिस का जो परीक्षण होता है किस तरीके से होता है, फिर हमारी जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।